एवेंजर्स एकेडमी के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि अब जैसा कि एवेंजर्स एकेडमी के बच्चों को ये बात पता चल चुकी होती है कि बेसिकली उनको इस एकेडमी में इसलिए भर्ती किया गया है क्योंकि वो ऑसबॉर्न के सबसे खतरनाक बच्चों में से एक हैं जिनके ऊपर ऑसबॉर्न ने सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है और वो कभी न कभी विलन बन सकते हैं। और इसी वजह से हैंक पिम उनको अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं और इसलिए वो उनको ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि इनमें से इनकी एक मेंबर फिनिश जो है वो बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर किस्म की है, जिसने पूरी की पूरी क्विकसिल्वर की हिस्ट्री को जानने के बाद इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंची कि यहाँ पे क्विकसिल्वर झूठ बोल रहा है और कभी कोई उसकी जगह पे स्क्रल नहीं था और उसने ही आज तक ये सारे के सारे घटिया काम किए हैं। और इसी तरह वो बेसिकली क्विकसिल्वर को यहाँ पे ब्लैकमेल कर रखी है ये सिखाने के लिए कि वो सारी की सारी ट्रेनिंग वो उसको सिखाएगा जो कि मैग्नीटो ने उसको बचपन में दी थी। तो अब आगे तो हमारी कहानी, जैसा कि आपको पता है कि हम अब तक 2 एपिसोड्स देख चुके हैं और उसके अंदर हमने अपने 2 बच्चों का जो है ओरिजिन देखा, उनकी बचपन की कहानियों को देखा। तो इसी तरह जो आज हमारी कहानी की स्टार्ट हुई वो बेसिकली हैजमट की स्टोरी से हुई है, जो कि अपनी कहानी बता रही है कि किस तरीके से उसकी जिंदगी के अंदर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था और वो अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी चल रही थी। उसको एक पॉपुलर स्कॉलरशिप मिल गई थी, मतलब जो जो उसने चाहा था जिंदगी के अंदर सब कुछ उसको मिलते जा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि बस उसका लाइफ और उसकी करियर तो बिल्कुल सेट हो चुकी है। और सबसे ज्यादा फनी बात क्या है कि उसको 16 साल की उम्र में उसका लव ऑफ द लाइफ मिल गया था, उसके साथ वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया करती थी और यानी कि उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन अचानक एक दिन उसकी परफेक्ट जिंदगी के अंदर एक इम्परफेक्शन आ गई और हम देखते हैं कि जब वो बेसिकली अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे मौजूद होती है अपने कमरे के अंदर, तो अचानक उसके बॉयफ्रेंड को खांसी आना शुरू हो जाती है। तो वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है कि मेरी हालत में कुछ फंस गया था। तो कहती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम हल्के हल्के ग्रीन पड़ते जा रहे हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं हुआ है, बस हल्की सी मेरे गले के अंदर खराश आ गई है जिसकी वजह से मैं ये सब फील कर रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे दोबारा से उसको किस करती है, लेकिन इस वाली किस के बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसके मुंह के जो दांत होते हैं वो बेसिकली टूट जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अगले पल वो वहाँ पे जमीन के ऊपर गिरता है और उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है और ये देख के एकदम वो डर जाती है और कहती है कि ओ माय गॉड ये सब चल क्या रहा है। और इसी तरह वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड क्रैक वो कोमा के अंदर चले गया था। बताया ऐसा जा रहा था कि इसको किसी किस्म का न्यूरोटॉक्सिन दिया गया है। एट फर्स्ट सारे के सारे डॉक्टर्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि कहीं यही सेम चीज मेरे अंदर भी तो नहीं आ गई है। लेकिन जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो वो सब के सब डॉक्टर ऐसे भागे जैसा कि इनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि तब जाके इस बात के बारे में पता चला कि बेसिकली यहाँ पे विक्टिम मैं नहीं हूँ बल्कि मैं ही इस पूरी की पूरी चीज का कॉज हूँ। यानी कि मेरी बॉडी के अंदर से कुछ ऐसे डेडली सब्सटेंसेस निकल रहे हैं जो किसी और ह्यूमन बॉडी के लिए जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रेडियो एक्टिव किस्म के हैं। मेरा थूक इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव था कि वो एक लैब रैट को मार सकता था। एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एक ही दिन के अंदर मेरी पूरी की पूरी परफेक्ट जिंदगी के एल लग गए। मेरी जिंदगी इतनी ही ज्यादा बुरी चल रही थी तो मैंने सोचा कि मुझे शायद एक ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे मेरे जैसे लोग हों। और जैसा कि मैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही रहती हूँ तो एक्समैन के पास जाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक परफेक्ट सेंस बनाता था। लेकिन बहुत ही बुरी बात यह है कि मैं कोई म्यूटेंट नहीं थी और इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ एक फ्रीक थी और कुछ भी नहीं। ग्रेग को जो है तकरीबन 1 हफ्ते के बाद होश आया, लेकिन उसके बाद से वो कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। वो मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा था, लेकिन वो मुझसे काफी दूर हो गया था। मेरे पेरेंट्स ने रॉक्सॉन कंपनी के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि जब मैं पैदा नहीं हुई थी तो मेरे दोनों पेरेंट्स रॉक्सॉन के अंदर काम करते थे और अब उनको ऐसा लग रहा था कि बेसिकली सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने रॉक्सॉन के अंदर काम किया है और कुछ रेडियो एक्टिविटी उनकी बॉडी के अंदर आ गई है जो कि मेरे अंदर ट्रांसफर हुई है। ग्रेग के पेरेंट्स चाहते थे कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए और किसी काल कोठरी में फेंक दिया जाए ताकि इस जैसे उनके बेटे के साथ हुआ है उस तरह किसी और के साथ ना हो। डॉक्टर्स वो तो मेरे पर एक्सपेरिमेंट्स करके अपने जर्नल्स को लिखना चाहते थे और सिर्फ एक चीज थी जो कि कोई भी मुझसे नहीं चाहता था, वो ये था कि कोई भी मेरे करीब नहीं आना चाहता था सिवाय एक शख्स के जिसका नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न था। उसने मुझसे कहा कि मैं स्पेशल हूँ, उसने मुझसे कहा कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है, वो मुझे मेरी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाएगा, वो उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना भी सिखाएगा। उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पे पड़े पड़े बिस्तर के ऊपर अपने डॉक्टरों से टेस्ट करवा सकती हूँ जो कि मुझे बार बार पोक करते रहेंगे और मेरे टेस्ट करते रहेंगे, या फिर मैं चाहूँ तो उसके साथ जा सकती हूँ। तो मैंने उसकी बात सुनी और उसके साथ चले गई, लेकिन उसने मुझसे बहुत ही बड़ा झूठ बोला। उसने मुझे फिक्स नहीं करा बल्कि उसने मेरी कंडीशन को और ज्यादा वर्स कर दिया। उसने मुझे इस चीज के अंदर बदल दिया, मतलब अब मेरे अंदर इतनी ज्यादा शक्ति मौजूद है कि मैं पूरी की पूरी सिटी को जो एक नक्शे से मिटा सकती हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी सारी की सारी जिंदगी जो इस सूट के अंदर ट्रैप होकर रहना पड़ेगा ताकि मैं किसी और को ना मार सकूं। और इसी तरह बेसिकली प्रेजेंट के अंदर इन्फिनाइट मैंशन की ट्रेनिंग रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहां पे इनकी इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पे हैजबर्ट ने हमें अपनी स्टोरी बताई है। और वहीं से हैजबर्ट बोलती है कि मैं इस बात को हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि कोई आदमी मेरे ज्यादा करीब ना आ सके, कहीं मेरा ये सूट पंक्चर हो गया तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। हाँ तुम कह सकते हो कि मुझे एंगर इश्यूज भी हैं, मतलब किसको नहीं होंगे, इतनी सारी की सारी चीजें जिसकी जिंदगी में गुजर रही हूँ तो उसको एंगर इश्यूज कैसे नहीं होंगे।
और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे जो है बेसिकली रेप्टाइल और फिनिस को एक दूसरे से किस करते हुए देखती है। तो ये देख के वो थोड़ी जेलसी फील कर रही होती है और फिनिस कहती है कि ऑल राइट रेप्टाइल, अब तुमने फाइनली एक गर्ल को किस कर लिया है, अब हर किसी ने तुम्हें देख लिया और हर कोई तुम पे ट्रस्ट भी करेगा। तो मेरे ख्याल से जो मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी थी अब उसका हिसाब बराबर हो चुका है। तो इसी तरह मेटल बोलता है कि ड्यूड वो सब कैसा था। तो इसे रेप्टाइल बोलता है कि काफी वियर्ड था। तो स्ट्राइकर बोलता है कि हे फिनिस, ऐसी बहुत सी चीजें जो कि मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं करी हैं। तो फिनिस बोलती है कि अगर ये मुझ पे रहेगा स्ट्राइकर तो तुम वो कभी नहीं ट्राई करने वाले हो। और उसी तरह देखते हैं कि वाइल्ड यहाँ पे बोलती है कि वो दोनों आपस में कितने क्यूट लगते हैं ना। तो हैजबैंड बोलती है कि बस भी कर दो, मुझे तो इसमें कुछ भी क्यूट नहीं लग रहा। तो मेटल वहाँ पे बोलता है कि देखो हैजबैंड, अगर तुम उस चीज को हासिल नहीं कर सकती हो तो जो लोग हासिल कर रहे हैं कम से कम उनके लिए तो जेलस फील ना हो। तो ये देख के हैजबैंड को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर भड़कना शुरू हो जाती है। लेकिन इतनी ही देर में इनके बीच लड़ाई होती है कि जस्टिस वहाँ पे आके उनको हवा में उठा लेता है। तो हैजबैंड बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा टीनेज ड्रामा चल रहा है और कुछ भी नहीं, आप हमें नीचे रख सकते हैं। तो वहीं से वो बताता है जस्टिस के मैं तुम लोगों को यहाँ पे आज इसलिए आया था मिलने के लिए क्योंकि डॉक्टर हैंक पिम तुम्हारे सामने एक नई चीज को लेकर आने वाले हैं। उन्होंने बताया था ना कि तुम्हारे पास तुम्हारे कुछ दिनों के लिए जो है गेस्ट इंस्ट्रक्टर्स को लाया जाएगा ताकि तुम लोग जो कुछ देने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं तुम्हारे पास एक न्यूज ये लेकर आया हूँ कि फ्राइडे को हम लोग जो है एक फील्ड ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, वो भी प्रिजन ड्राफ्ट के अंदर। ये एक सुपर ह्यूमन क्रिमिनल का प्रिजन है जिसके अंदर दुनिया भर के खतरनाक किस्म के सुपर विलन्स और क्रिमिनल्स को कैद किया जाता है। वन ऑफ द एवेंजर्स लूक केज जो है वो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को उस वक्त चला रहे हैं। तो हम लोगों ने इस बात को फिगर आउट करा कि तुम लोगों के लिए जानना बहुत ही अच्छा होगा कि एक बैड गाय जब जेल के पीछे होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। उनसे इंटरेक्शन होना तुम्हारे लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अगले पल यहाँ पे इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग हो रही होती है और वो ट्रेनिंग इनको कोई और नहीं बल्कि आयरन फिस्ट करवा रहा है। और इसी तरह वो लोग आपस में डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं कि वो लोग राफ्ट जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहाँ पे थंडरबोल्ट्स प्रोग्राम भी चल रखा है, वो लोग उसके बारे में भी जान पाएंगे। और इसी तरह इनके बीच सारी की सारी ये बातें वगैरह चली रही होती हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से आयरन फिस्ट फिनिश से मुकाबला करते हुए बोलता है क्लास देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि किसी ओपोनेंट की टेक्निक्स को जानना और उनको रेप्लिकेट करना ये एक बहुत ही अलग चीज है और उनको कब और कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये एक अलग चीज है। तुम्हारे फिजिकल स्किल्स जो है वो बहुत ही इंप्रेसिव है फिनिश, लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल एजुकेशन वो है कि तुम्हारे पूरे के पूरे वॉरियर पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए या फिर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए भी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से हैजमत बोलती है जरा इसकी तरफ तो देखो मिस्टर आई विश आई वॉज एन एशियन। वो यहाँ पे पूरी की पूरी स्पिरिचुअल प्रीचिंग की बात कर रहा है जैसे उसको बहुत कुछ पता है। तो वहीं से स्ट्राइकर बोलता है कि फॉर रियल वो लोग मेरे ख्याल से हम लोगों को उसी लाइन में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस लाइन में मास मर्डरर जैसे कि क्रॉस बोन्स और नॉर्मन फ्रीकिंग ऑसबॉर्न भी है। तो वहीं से हैजमत बोलती है क्या मतलब, क्या ऑसबॉर्न भी राफ्ट के ऊपर उसको कैद करके रखा गया है। तो वहीं से स्ट्राइकर बोलता है कि हेलो क्या तुमने इसके बारे में सुना नहीं, ये तो न्यूज में हर तरफ ही चल रहा है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अचानक हैजमैट के दिमाग में ख्याल आता है और वो जाके सीधा मेटल से सॉरी करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी करा थोड़ी देर पहले मुझे उसके लिए माफ कर देना। मैं इस बात को समझ रही हूँ कि अब हम दोनों के बीच में बहुत कुछ कॉमन है तो मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो इसी तरह मेटल बोलता है कि ठीक है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कूल है। और इसी तरह हम यहाँ से 2 दिन के बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे टाइगरा और हैंक पिम आपस में बातें कर रहे होते हैं और टाइगरा बोलती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि बच्चे वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो हैंक पिम बोलते हैं कि मैंने इस बात को श्योर किया है कि राफ्ट प्रिजन की जो सिक्योरिटी है वो इम्पेनेरेबल है, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ सकती और ना ही हमारी मर्जी के बगैर जा सकती है। खैर ये बताओ कि आखिरकार हमारे सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं जिनको हमने यहाँ पे बुलाया था। तो टाइगरा बोलती है कि हाँ वो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब मैंने देखा कि रेप्टाइल और मेटल पिछले 2 दिन से पजामास पहन के आयरन फिस्ट की नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं और वेलकरी जो इस वक्त हमारी सारी की सारी लड़कियों का एक सेशन ले रही है। तो हैंक पिम बोलते हैं क्या मतलब सिर्फ लड़कियों का। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें इस तरह से बताऊंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन स्टडीज ने इस बात को शो करा है कि जिस क्लासरूम के अंदर अकेले लड़कियां पढ़ती है तो वो लोग लड़कों के मुकाबले ज्यादा सीखती हैं, ना कि इनको जब लड़कों के साथ बिठा दी जाए तो वो ज्यादा सीखेंगी। और वैसे भी मैं अपनी लड़कियों को उस औरत से मिलवाना चाहती थी जो कि रेड हल्क से टो मुकाबला कर चुकी है और जिंदा बची है। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं ओ मुझे इसके बारे में पता है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी थी, लेकिन क्या मैं यहाँ पे इस बात को मेक श्योर कर सकता हूँ कि हमने वाल को यहाँ पे जो बेसिकली उनको कॉम्बैट टीचिंग के लिए बुलाया है, क्या ये बात ठीक है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे उन्होंने किसी और को नहीं वेलकरी को बुलाया है जो कि यहाँ पे उन लड़कियों को आके भाषण वगैरह देने की कोशिश कर रखी है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली वेलकरी कुछ अजीब वगैरह बातें कर रही होती है फेमिनिस्ट के हवाले से, किस तरीके से उनको अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, लड़कों के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए और इस तरह की उल्टी सीधी बातें। लेकिन इतनी देर में टाइगरा वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ये क्या कर रही हो, हमने तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा है ना कि लड़ने के लिए। तो वेलकरी बोलती कि मैं यहाँ पे लड़ नहीं रही हूँ बल्कि मैं उनको बता रही हूँ कि किस तरह से इस सोसाइटी के प्रेशर के अंदर आने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें जीना है। तो वहीं से टाइगरा बोलती है और ये तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इनको मीट पिला रही हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो, ये लोग सिर्फ टीनेजर्स हैं।
तो वहीं से वैल्किरी बोलती है कि इतनी उम्र में इस गार्डियन बच्चे तो तलवार उठा के पूरे के पूरे ट्रॉल्स को ज़िबा कर देते हैं और तुम इनको बच्चा कह रही हो। तो वहीं से हेजन बोलती है कि हे वेल, ऑसबॉर्न ने तुम्हें भी बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया है ना। तो वेल बोलती है कि क्या मतलब। तो वो कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्राइकर ने तुम्हारी फाइल देखी थी और उसने मुझे सब कुछ बताया है। मुझे ये बात भी पता चली है किस तरीके से तुम्हारी पावर्स तुम्हें जान से मार रही हैं और एक न एक दिन तुम इसी तरह से फेड हो जाओगी और ये सब ऑसबॉर्न की वजह से हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? तो वो कहती है कि हाँ ऐसा बिल्कुल है। तो वहीं से हेजमेंट बोलती है कि हम लोग कल जो है राफ्ट प्रिजन के अंदर जा रहे हैं और उसी जगह पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी रखा हुआ है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या हुआ अगर हम ऑसबॉर्न से जाके मिलें और उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करें और हम उससे ये राज उगलवाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम वापस नॉर्मल हो सकते हैं। उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसका रिवर्स प्रोसेस तो जरूर उसको पता ही होगा। तो वहीं से वाइल बोलती है नॉर्मल, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? और अगर उसको ये सब ना पता हुआ तो फिर? तो हेजमेंट बोलती है इसको पता ही होगा, हमें उससे उगलवाना ही होगा किसी भी कीमत के ऊपर। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टाइगर उनको जो है अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए आगे भेज देती है। इसी के बाद हम दोबारा से एवेंजर्स इन्फिनाइट मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं और अब यहाँ पे बेसिकली वो लोग जो है राफ्ट प्रिजन के लिए आगे निकल रहे हैं और यहाँ पे क्विक सिल्वर उनको इंस्ट्रक्शंस कर रहा होता है कि किस तरीके से उनको किसी भी इनमेट से बात नहीं करनी जब तक उनको ये ना कहा जाए और खासकर पर्पल मैन से बहुत ही ज्यादा दूर रहना है क्योंकि अपनी वॉइसेस के जरिए वो लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और अगर तुम्हें ऐसा कहीं पे भी फील हो तो फौरन से अपने इंस्ट्रक्टर को बता देना। और ये कोई मजाक यहाँ पे नहीं चल रहा है। क्रॉस बोन से बहुत ज्यादा दूर रहना क्योंकि वो अपने दांतों को एक प्रोजेक्टाइल की तरह, वेपन की तरह इस्तेमाल करके तुम लोगों का काम तमाम कर सकता है। तो इसलिए मेरी बात जरा गौर से सुनना। और इसी तरह हम देखते हैं कि इतनी देर में मेटल यहाँ पे आता और कहता है कि वाइल्ड ने मुझे तुम्हारे मास्टर प्लान के बारे में बताया, मेरे ख्याल से हम लोगों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तो हेजबैंड बोलती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है फिर इस प्लान के बारे में? तो मेटल बोलता है कि मेरे ख्याल से मेरे अगर होल्ड होते तो ज्यादा बेहतर होता। और यहीं से हैंक पे बोलते हैं कि जस्टिस देखो, अगर स्पीड बॉल आज चलने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसके बगैर यहाँ से चले जाएंगे। तो जस्टिस बोलता है कि नहीं, मुझे बस एक सेकंड दो। और इसी तरह हम स्पीड बॉल के क्वार्टर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अभी भी अपनी उन्हीं मेमोरीज के अंदर खोया हुआ है, उसी पूरी के पूरे गिल्ड के अंदर जो कि सिविल वॉर के इवेंट में उसके साथ हुआ था। अब वो अपने आप का यहाँ पे जो पेनेंस वाला रूप है उसको देख देख के अपने हाथ पे ब्लेड्स के जरिए कट्स लगा रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जस्टिस उसको समझाने की कोशिश करता है और वो वहाँ पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी तरह हम अगले पल जैसे राफ्ट मैक्सिमम सिक्योरिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लूक केज उनका स्वागत करता है और इस तरह वो लोग अंदर बढ़ते हैं। इसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग पिंजरों के अंदर अलग अलग कैदियों को रखा होता है। तो वहीं से वाइल्ड पूछती है, मिस्टर केज क्या आप इस बारे में श्योर है कि ये लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं? तो स्ट्राइकर बोलता है कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा था, मतलब इन विलन्स के हिसाब से ये जगह तो एक मॉल से कम नहीं है, मेरे ख्याल से इनके लिए निकलना यहाँ से इतना मुश्किल तो नहीं होने वाला। तो लूक बताता है कि इस तरह की जगह जैसा तुम कह रहे हो इनके लिए पहले हुआ करती थी। अब ये पूरा का पूरा आइलैंड एक तरह की फोर्स फील्ड से जो है हमने सराउंड कर दिया है। यहाँ पे जबरदस्त किस्म के पावर डैम्पर्स को लगाया गया है और उसके अलावा यहाँ पे AI कंट्रोल्ड गन्स भी मौजूद हैं। हमने जो है इलेक्ट्रो वाले पूरे के पूरे हमले के बाद बहुत कुछ सीखा है और हमने टेक्नोलॉजी को लो टेक की तरफ ले गए हैं। यहाँ से कोई नहीं निकल के जाने वाला, कम से कम एक पीस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग एक पिंजरे की तरफ जाते हैं जहाँ पे एक अजीब और गरीब आदमी होता है। तो वहीं से रेप्टाइल पूछता है, क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था कि इससे हमें दूर रहना है? तो लूक केज बोलता है कि हाँ, ये भी उनमें से एक है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वाइल्ड बोलती है कि नहीं, वो उसकी बात कर रहे थे, जरा उसकी तरफ तो देखो कि वो किस तरीके से देख रहा है। और अब देखते हैं कि बेसिकली उस कैद के अंदर कोई और नहीं बल्कि क्रॉस बोन्स यानी रबलो मौजूद होता है। और इसी तरह लूक केज उनको बताता है कि किस तरीके से मैं इस बात को जानता हूँ कि यहाँ पे किसी के लिए ज़्यादा देर रुकना एक शर्म से कम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए आया ताकि मैं उन चीज़ों को ठीक कर सकूँ जो कि कोई और नहीं कर रहा है। वो ऊपर जो तुम लोग देख रहे हो थंडरबोल्ट्स प्रोग्राम, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हमने रिडेम्पशन का काम शुरू करा है। जो लोग इस चांस को डिजर्व करते हैं वो यहाँ पे आएंगे और अपनी ज़िंदगी को एक मकसद देके अपनी सजाओं को कम करवा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पिछली जिंदगी के अंदर अपने क्या क्या कांड किए हैं। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या वो आगे उसको ठीक करना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो ये चांस उनके लिए यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह मैं अब तुम लोगों को जो है थंडरबोल्ट्स के एक मेंबर से मिलवाने वाला हूँ और तुम लोग चाहो तो उससे कुछ अपने सवाल जवाब कर सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो किसी और से नहीं बल्कि गोस्ट से मिलवाते हैं। अब गोस्ट यहाँ पे आके अपनी एज यूजुअल जो है फिलॉसफी झाड़ना शुरू कर देता है कि किस तरह से प्रिजन के अंदर रहना एक बहुत ही अनप्लेजेंट जगह है, जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि हर कोई तुमसे छोटा है और वो तुमसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि तुम्हारे इंटेलिजेंट दिमाग के बारे में नहीं जानता कि तुम क्या चीज हो। ऑफ कोर्स प्रिजन जो है वो एक आम इंसान का जो है जिंदगी तबाह कर सकती है, वो उसको डिप्रेशन में डाल सकती है और उसकी सारी की सारी स्किल्स और उसके टैलेंट को बर्बाद कर सकती है। लेकिन इन सब के जरिए किसी ना किसी को तो प्रॉफिट मिलता ही होगा ना। इस तरह के कामों से प्रॉफिट किसको होता है? जो हिसाब मैंने किताब लगाया उसके जरिए टोनी स्टार्क की जो इन्वॉल्वमेंट है इस तरह के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, जिस तरह के इल्यूमिनाटी और, लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे गोस्ट हद से ज्यादा ही बोलना शुरू कर देता है तो लूक केज वहां पे पकड़ के उसको बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मेरे ख्याल से अब बैट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल जगरनॉट के पास शिफ्ट होते हैं। अब जगरनॉट उनको अपने तरीके से एक भाषण दे रहा होता है कि किस तरीके से जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था तो मेरा ओल्ड मैन मुझे कुत्ते की तरह मारा करता था और उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती थी जो कि पावर थी, और अब मेरे पास इतनी पावर आ चुकी है कि अब कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है।
और इसी तरह वो यहाँ पे उनको लेसन दे रहा होता है कि किस तरीके से तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, तुम्हें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए और जो तुम करना चाहते हो हासिल, उसको हासिल करके ही दम लेना। और इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हैंक पिम जो है वो किसी और से नहीं बल्कि थंडरबोल्ट की दूसरी मेंबर मूनस्टोन से बात कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे इसीलिए इससे बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक तरह की साइकाइट्रिस्ट है। तो हैंक पिम ने सोचा था कि वो अपने बच्चों को उसके साथ कुछ सेशंस वगैरह करवा के उनके बारे में जानना और ज़्यादा चाहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे पेनेंस यानी कि स्पीड बॉल आता है तो उसकी और मूनस्टोन की कुछ हिस्ट्री रह चुकी है पहले। तो यहाँ पे मूनस्टोन उसको जो है बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करती है और उसके दिमाग में काबू पाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर हैंक पिम जब पूछते हैं कि मुझे बताओ कि मेरे बच्चे किस तरीके के हैं और क्या ये एक टीम के अंदर फंक्शन रह सकते हैं, तो वहीं से वो कहती है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि ये बच्चे बहुत जल्द मास्टर्स ऑफ ईविल का एक नया फॉर्म बनाने वाले हैं और एवेंजर्स के हेडक्वार्टर को दोबारा से बर्बाद कर देंगे। आई एम सॉरी, क्या तुम्हारा पूछने का ये मतलब तो नहीं था कि वो एवेंजर्स का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं? वेल, तुम इस बात को जानते हो कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम कभी भी उनको मुकम्मल तौर से अपनी उंगलियों पर नचा नहीं सकते हो क्योंकि वो सिर्फ एक मैस है और कुछ नहीं। लेकिन इसी तरह वहां से हैंक पिम बोलते हैं कि इसको फौरन से यहाँ से बाहर लेके जाओ। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से वो लोग बेसिकली मून नाइट को भी उठा के फेंक देते हैं। और वहीं से अगले पल जगरनॉट बोलता है कि तुम्हें अपने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है बच्चे, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो मुझसे ऐसे ही पूछ लो। तो वहीं से रेप्टाइल पूछता है क्या ये वाकई में आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जगरनॉट को कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, तो क्या ये बात वाकई है? तो जगरनॉट बोलता है कि हाँ श्योर। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे अपने सारे सवाल जवाब कर रहे होते हैं वहीं पे हेस्वर्थ जो है वो बेसिकली अपने हाथ के जरिए एक तरह की फ्लैश ऑफ लाइट को चमकाती है, जिससे हम देखते हैं कि पूरे के पूरे राफ्ट प्रिजन के अंदर लाइट चले जाती है। और हम देखते हैं कि वहीं से जस्टिस बोलता है क्विकसिल्वर क्या तुम फौरन से एक रिकॉन कर सकते हो? तो क्विकसिल्वर बोलता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं अंधेरे के अंदर भागता हुआ कहीं गिर के अपनी गर्दन को तोड़ दूं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। तो हैंक पिम बोलते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, मेरी भी कोई टैग नहीं चल रही है, ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स लग रही है, मेरे पॉकेट के अंदर जो है जबरदस्त किस्म के सब एटॉमिक डायमेंशन पोर्टल्स मौजूद हैं लेकिन अब वो भी काम नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर कोई चीज काम नहीं कर रही है। और वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि वो क्विकसिल्वर वहां पे आगे जाके देखता है लेकिन वहां पे उस पूरी की पूरी जेल के दरवाजे टूटे होते हैं। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि मैंने इसकी आवाज सुनी तो मुझे लगा कि यहाँ पे जगरनॉट है। लेकिन वहीं से रेप्टाइल बोलता है कि मेरे ख्याल से इसके अंदर मेटल का ही कुछ ना कुछ लेना देना होगा, वो हेजमंड और वाइल्ड यहाँ से जा चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी के सारे इनमेट्स भी चिल्ला रहे होते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, जिसमें ग्रिजली वगैरह मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली हेजमंड ने ये सारा का सारा काम किया है, उसने ये पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर अपनी रेडिएशन के जरिए सब कुछ बंद कर दिया है। और वो यहाँ पे क्रॉसबोन के पास आके ऑसबॉर्न के बारे में पूछ रही है। तो क्रॉसबोन बोलता है कि आखिरकार तुम्हें उससे क्या काम है और क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी किसी किस्म की मदद करने वाला हूँ? लेकिन हम देखते हैं कि हेजमंड वहां पे अपना हाथ चिमकाती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम शराफत से हमें बता दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्रॉसबोन उसको बता देता है कि बेसिकली ऑसबॉर्न को कहाँ रखा गया है। और इसी तरह यहाँ से हम सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलता है वेल मैंने तुम लोगों को तो यहाँ पे कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो इस बारे में नहीं जानते हैं ना कि तुम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भी जनरेट कर सकती हो, लेकिन मैं इसके बारे में जानता हूँ। वेल मैं तुम्हारे बारे में ऐसी बहुत सी बातें जानता हूँ कि जो अब तक वो लोग नहीं जान पाए होंगे, और जब तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा तो तुम भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाओगी। मैं इससे ज्यादा प्राउड अपने ऊपर कभी फील नहीं कर सकता हूँ। क्या तुमने इस बात को रियलाइज नहीं करा कि उनके पास EMP शील्डेड बैकअप सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि अभी कुछ ही मिनट्स के अंदर ऑनलाइन हो जाएंगे? तो हेजमंड बोलती है कि दैट्स ओके, क्योंकि उससे पहले हम तुम्हारे यहाँ पे काम तमाम कर चुके होंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हेजमंड और यहाँ पे वो बाकी के दोनों यानी कि मेटल और वाइल्ड यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न का काम तमाम करने आ चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।